A warm welcome to all of you. So topic है द दलाई लामा, his successor and चाइना. सो हम इस टॉपिक पे चलते हैं क्यों ये मीडिया में था, ठीक है, क्यों इतनी चर्चा में था. तो चलिए शुरू करते हैं किसी विलम्ब के. सो प्रोफेसर हैं आपके पास जिनका नाम है शैमडोंग रिनपोचे, ठीक है जी, और पेनपा सैरिंग, ठीक है. पेनपा सैरिंग जो है वो पॉलिटिकल लीडर हैं. सो सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन के जो प्रोफेसर हैं शैमडोंग रिनपोचे और पेनपा सैरिंग जो कि पॉलिटिकल लीडर हैं, इन्होंने कहा है कि एक स्टेटमेंट जो है दलाई लामा जी दे सकते हैं अपने री इनकारनेशन पे, ठीक है जी. बात करते हैं कब दी जाएगी ये स्टेटमेंट जो कि एक एक्सपेक्टेड है. तो चलिए पहले हम बात करते हैं दलाई लामा जी के बारे में. तो हमारे 14th दलाई लामा एक टाइटल है जो कि बुद्धा के एक स्पिरिचुअल लीडर को कहा जाता है, ठीक है, स्पिरिचुअल या पॉलिटिकल लीडर को कहा जाता है. तो उसी रैंक के 14th दलाई लामा जिनका नाम है आपके पास तेंजिन ग्यात्सो, ठीक है, जो कि आज की डेट के हमारे दलाई लामा हैं, वो 90 के होने वाले हैं. कब? जुलाई 6 को. और ये डेट इम्पॉर्टेंट है कि इसी दिन कोई स्टेटमेंट दलाई लामा जी दे सकते हैं. चलिए अब देखते हैं दलाई लामा जी के बारे में. सो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये 14 दलाई लामा है, ठीक है. इनका जन्म जो है एक फार्मर फैमिली में हुआ, ठीक है जी. तैक्सर नॉर्थ ईस्टर्न तिब्बत में था. आज की डेट पे ये किंगहाई प्रोविंस है चाइना में, ठीक है जी. जुलाई 6 1935 को इनको जन्म हुआ था जब ये 2 एज के थे. तो उस समय के जो 13 दलाई लामा थे जिनका नाम था थुप्तेन ग्यात्सो, उन्होंने 2 साल के बच्चे को अपना अवतार घोषित कर दिया था, ठीक है जी. उसके बाद अराउंड 1950s के आसपास जो है, जब कम्युनिस्ट जो थी आपके पास पावर में आ गई चाइना में, तो पीपल लिबरेशन ऑफ आर्मी ने अटैक किया तिब्बत पे और वहाँ पे इन्वेड कर लिया. अब 1951 में तिब्बत को अनेक्स कर लिया गया चाइना के द्वारा और मार्च 1959 में तिब्बतन नेशनल जो थे, उन्होंने जो थे पूरी तरह जो तिब्बतन नेशनल जो खिलाफ खड़े हुए चाइनीज़ ट्रूप्स के, तो उसके द्वारा चाइनीज़ ट्रूप्स के द्वारा पूरी तरह से क्रश कर दिया गया. तो जो दलाई लामा है 14th वो वहाँ से भागे, ठीक है जी, एस्केप फ्रॉम लहासा, ठीक है, अपने फॉलोवर्स के साथ, और इंडिया में आए और खेंजिमा नाम का एक जगह है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पे ये पहुँचे. और उस समय की जो गवर्नमेंट थी, जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार थी, तो 1960 के दशक में जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने इन्हें सीट दी सेटल होने के लिए. कहाँ पे? मैक्लोडगंज धर्मशाला में. और नाम क्या दिया इनकी सीट का? तिब्बतन गवर्नमेंट इन एक्साइल, ठीक है जी. तो एक तिब्बतन सेटलमेंट, ठीक है जी, एक होलीनेस रैंक की, वो कहाँ पे सेटल हुई? मैक्लोडगंज धर्मशाला में, ठीक है जी. मार्च 14 2011 को दलाई लामा जी ने लिखा था कि इनको असेंबली ऑफ तिब्बतन पीपल्स डेप्यूटीज़, जिसको आप तिब्बतन पार्लियामेंट ऑफ एक्साइल भी कहते हैं, और अपनी टेम्पोरल अथॉरिटी से वो एक रिलीफ पाना चाह रहे थे. टेम्पोरल अथॉरिटी का मतलब है कि जो वर्ल्डली और सेकुलर पावर जो मेरी है उससे मुझे रिलीव कर दो. दैट मीन्स कि अपनी पॉलिटिकल पावर को वो त्यागना चाहते थे, कि वो जो पॉलिटिकल पावर है, क्योंकि इनको पॉलिटिकल लीडर, स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल लीडर कहा जाता था, कि जो पॉलिटिकल पावर है वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर को दी जाए तिब्बतन्स की लिविंग इन एक्साइल में जो रह रहे हैं, ठीक है जी. और 368 और ट्रेडिशन जो है वो ख़त्म हुआ कि पॉलिटिकल लीडर वाला जो रोल है जो मुझे दलाई लामा को दिया जाता है वो मैं रिलीव करना चाह रहा हूँ, तो वो एंड हुआ. सो क्योंकि पहले क्या होता था, दलाई लामा वाज बोथ स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल हेड ऑफ तिब्बतन्स हुआ करते थे. सो आर्टिकल से जो पता चल रहा है वो है कि दलाई लामा ने पॉलिटिकल हेड वाला जो है वो एक अथॉरिटी जो है वो रिलीव कर दी अपने से. नाउ ही इज़ नाउ स्पिरिचुअल हेड ऑफ द तिब्बतन्स. अब बात करते हैं री इनकारनेशंस की, जो अवतार देखने हैं, ठीक है जी. सो
जो दलाई लामा है, मैंने बोला कि हम जो देखिए हम अभी जिस दलाई लामा की बात कर रहे हैं जिन, वो 14th हैं रैंक के, ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट टू 14th, ठीक है जी। तो दलाई लामा शब्द का नॉर्मल मतलब क्या होता है? ओशियन ऑफ विजडम। दैट मीन्स जिनके पास पास्ट वास्ट एंड प्रोफाउंड नॉलेज होती है, ठीक है, एक बिल्कुल ही विस्तृत ज्ञानी जो होते हैं, बहुत ज्ञान, ठीक है, वो माना जाता है कि वो मैनिफेस्टेशन ऑफ अवलोकितेश्वरा या चैनरेजिक, ठीक है, जो कि एक बोधिसत्वा ऑफ कंपैशन है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। सो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जो अवलोकितेश्वरा या चैनरेजिंग, ठीक है, ये एक बोधिसत्वा है, ठीक है। मैं इसे समझाऊंगा, ठीक है, कि आपके पास असल रूप है दलाई लामा जो है बोधिसत्व ऑफ कंपैशन। व्हाट इज़ बोधिसत्वा, ये समझना ज़रूरी है यहाँ पे। बोधिसत्वा ऐसे बुद्ध अनुयायी हैं, ठीक है, ऐसे व्यक्ति हैं जो कि उस रास्ते पे चलते हैं, बुद्धा के रास्ते में चलते हैं कि हम बुद्ध बनेंगे, ठीक है जी। एक अपने अंतर ज्ञान को एक अचीव करेंगे, एनलाइटनमेंट को अचीव करेंगे, ठीक है जी, ठीक है, मोक्ष प्राप्त कर लेंगे और अपनी जो लिबरेशन है उसको छोड़कर ये दूसरों की सफरिंग को, ठीक है, दूसरों की सफरिंग को हटाने के लिए लग जाते हैं। इनका मुकाम क्या होता है कि दूसरों की सफरिंग के लिए जो है, जो दूसरे जो सफ़र कर रहे हैं, दूसरों के दुखों को जो है वो हटाना है, उनको भी मोक्ष प्राप्ति का राह दिखाना है, ठीक है। बता दूं, बुद्धा जी ने क्या एक बिलीफ है कि जीते जी एनलाइटमेंट जो है पाया जाता है, ठीक है, कि मोक्ष प्राप्त किया जाता है। तो उन्होंने एनलाइटमेंट प्राप्त किया गौतम बुद्ध जी ने, और अभी सबसे इम्पोर्टेंट है कि जीते जी मोक्ष प्राप्त किया जाता है, ठीक है जी। तो अब उन्होंने तो मोक्ष प्राप्त कर लिया, ठीक है। तो बुद्धा जी के अंदर एक बहुत करुणा थी कि समाज, ये जो संसार है, देखिए आपको पता है कि बहुत ज़्यादा सफरिंग में है, दुखों से भरा पड़ा है। तो उनका ये था कि मैं अकेला ही मोक्ष लेकर क्या करूँगा, तो सबको ही मोक्ष एनलाइटनमेंट अंतर ज्ञान हो जाए, ठीक है, वो इनका था, तो कि दूसरे की सफरिंग को समझ सके, ये एनलाइटनमेंट है, ठीक है जी। हम लोग आज की डेट पे अटैचमेंट से जुड़े हुए हैं, ठीक है जी, मटीरियलिस्टिक हैं। उनका कहना है कि दूसरों की सफरिंग को समझे, वो एक बोधिसत्व का है। और ये बोधिसत्व ऑफ कंपैशन जो है वो जुड़ा है किससे? अवलोकितेश्वर, ठीक है जी। अवलोकितेश्वर बेसिकली एक एग्जाम्पल है बोधिसत्व ऑफ कंपैशन का, ठीक है, कि आप दूसरे की सफरिंग को समझो, दूसरे की पीड़ा को समझो। कंपैशन का मतलब ये होता है। तो दलाई लामा अवलोकितेश्वरा के मैनिफेस्टेशन है। सो तुलकू कंसेप्ट जो है दलाई लामा जी के, ठीक है जी, वो जो इंस्टीट्यूशन है दलाई लामा का, वो तुलकू कंसेप्ट का पार्ट है, जिसका मतलब क्या है कि जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं वो री इनकारनेटेड होते हैं, ठीक है, डेथ से पहले पहले, ठीक है, और अवतार हो जाता है, और ताकि उनकी टीचिंग्स जो हैं वो प्रिजर्व रहें और आगे चलती रहें। ये तुलकू कंसेप्ट में ये चीज़ें मेंशन हैं, ठीक है जी। तो पहले दलाई लामा कौन थे जी? गेदुन द्रुपा थे 1391 में, ठीक है जी। और उसके बाद देखिए जो बिगिनिंग में लॉब्सेंग ग्यात्सो जो 1617 से 1682 में जो फिफ्थ थे आपके पास, इनसे शुरू हुआ था स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल लीडर का। और जो पॉलिटिकल लीडर वाला ख़त्म किन पे हुआ? ये जो करंट हमारे पास 14th दलाई लामा है। क्लियर है? अच्छा, जो प्रेजेंट दलाई लामा है हमारे पास, ठीक है, वॉज फाउंडेड बाय इनको 1939 में बेसिकली जो है फाउंड किया गया सर्च पार्टी 6 years आफ्टर द 13th दलाई लामा, जब थुप्तिन ग्यात्सो जी की जो थी डेथ होगी, निधन हो गया। क्लियर है बात? और नेक्स्ट आते हैं जो 15th दलाई लामा, जो कि अभी सर्च पे जिन पे बात होगी कि अपने 6 जुलाई को जो जन्मदिन होगा, तो ये जो दलाई लामा ये क्या स्टेटमेंट देंगे, ठीक है जी, ठीक है, क्लियर है। सो अब एक जब सितंबर 24 2011 को जब स्टेटमेंट रिलीज़ हुई थी, तो क्या कहा था? व्हेन आई एम अबाउट 90 आई विल कंसल्ट द हाई लामास ऑफ द तिब्बतन बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस। मैं कंसल्ट करूंगा, तिब्बतन पब्लिक को कंसल्ट करूंगा और अदर कंसर्न पीपल को कंसल्ट करूंगा जो कि तिब्बतन बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, और रिवैल्यूएट करूंगा कि
ये जो इंस्टीट्यूशन है दलाई लामा का, क्या इसे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये 6 जुलाई इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए इनका 90 का होना एक अज्यूम्ड, जो 6 जुलाई को जब ये 90 के हो रहे हैं तो ये सिग्निफिकेंस है कि क्या है, क्या हो सकता है, क्या ये इंस्टीट्यूशन कैरी फॉरवर्ड होगा, क्या रीइनकार्नेशन जो है दलाई लामा जी के लिए क्या वो कंटिन्यू होगा, उसकी जो सर्च के लिए भी है डिसाइड क्या होगा वो देखा जाएगा इस 6 जुलाई को। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, तो उसके बाद ऑन मंडे को जो है दलाई लामा जी ने कहा था कि देयर विल बी सम काइंड ऑफ फ्रेमवर्क होगा विद इन विच वी कैन टॉक अबाउट द कंटिन्यूएशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द दलाई लामा दिस मंडे, ठीक है जी। अब आते हैं दलाई लामा एंड चाइना, ठीक है। दिस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट। मैंने आपको बताया कि जब तिब्बत पे चाइना ने आक्रमण किया तो 14 दलाई लामा जो थे वो वहाँ से एस्केप हुए, ठीक है जी। तो चाइना ने 14th दलाई लामा को एक स्प्लिटिस्ट कहा, गद्दार, ट्रेटर कहा और एग्जाइल, और कहा गया कि इनके पास कोई राइट नहीं है कि तिब्बतन पीपल को रिप्रेजेंट करने का, प्रोहिबिट कर दिया, कोई भी पब्लिक शो नहीं होंगे इनकी डिवोशन को लेकर चाइना के अंदर। दिस इज, ये चाइना का रुख है यहाँ पे। तो चाइना कहीं ना कहीं 15th इनकारनेशन पे भी जो है वो अड़ंगा अड़ा सकता है, ठीक है जी। 2011 की स्टेटमेंट में दलाई लामा ने साफ कह दिया था कि जरूरी नहीं कि वो चाइना से चुना जाएगा, फ्री कंट्री है और ऐसी कंट्री जो कि चाइना के कंट्रोल पे नहीं होगी, ठीक है जी। दिस इज इम्पॉर्टेंट, दिस इज इम्पॉर्टेंट। सो उन्होंने ये भी कह दिया था कि नो रिकॉग्निशन शुड बी गिवन टू री इनकारनेशन सेलेक्टिव फॉर पॉलिटिकल पर्पज बाय द चाइनीज गवर्नमेंट, कि कोई भी अगर चाइनीज गवर्नमेंट कोई भी व्यक्ति अगर पॉलिटिकल पर्पज से चूज़ करती है तो उसको आप अवतार नहीं मानेंगे। इन्होंने अपनी किताब में कहा, वॉइस फॉर द वॉइसलेस में कहा कि दलाई लामा सेड दैट हिज सक्सेसर वुड बी बोर्न आउटसाइड चाइना, ठीक है जी। तो इनकी बुक है वॉइस फॉर द वॉइसलेस। दिस इज फेयर अमंग द तिब्बतन्स दैट दलाई लामा जो हैं बुजुर्ग हो रहे हैं, ठीक है जी। तो वेजिंग जो है गुड अनाउंस कि वो एक सक्सेसर अनाउंस कर सकता है और ये इम्पॉर्टेंट है, और यूज़ इट कि अपना तिब्बतन बुद्धिस्ट के ऊपर कंट्रोल करने के लिए उसको एज इस्तेमाल भी कर सकता है कि ये अवतार हैं, ठीक है जी। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अबॉलिश कर दिया था रिलीजियस अफेयर रेगुलेशंस, ठीक है जी। रिलीजियस अफेयर रेगुलेशन जो है एक प्रोसेस था जहाँ पे दलाई लामा को सिलेक्ट किया जाता था, ठीक है। और इन 2007 में ये बताया गया कि नो ग्रुप और इंडिविजुअल में कैरी आउट एक्टिविटीज रिलेटेड टू दी सर्चिंग फॉर और आइडेंटिफाई द सोल बॉय फॉर द लिविंग बुद्धा विदाउट ऑथराइजेशन। तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कह दिया था कोई भी ग्रुप या इंडिविजुअल इस एक्टिविटी में नहीं आएगा कि जाओ भी सर्च करेंगे वो, और विदाउट अथॉरिटी के परमिशन के, ठीक है जी, ठीक है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और उन्होंने एक ड्रॉ ऑफ गोल्डन अर्न मेथड जो था, ड्रॉ ऑफ लॉट निकलेंगे जो कि दलाई लामा सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। इसमें 2015 में यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल दे रखा है कि पद्म चौलिंग थे, एक रिटायर्ड चाइनीज़ पॉलिटिशियन थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, ऑब्जेक्ट किया था दलाई लामा के असिस्टेंट को कि दैट नो गवर्नमेंट हैड द राइट टू चूज़ द नेक्स्ट दलाई लामा फॉर पॉलिटिकल पर्पस, कि किसी गवर्नमेंट के पास, दलाई लामा जी ने कहा था कि किसी गवर्नमेंट के पास ये हक नहीं है कि अगला दलाई लामा चूज़ करें राजनीतिक पर्पज से। उसने भी नकारा था इनको, पर दलाई लामा जी ने साफ कह दिया है अपनी किताब वॉइस फॉर द वॉइसलेस में भी कि हम चूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। हम चूज़ कर सकते हैं कोई व्यक्ति जो कि आउटसाइड चाइना से बाहर पैदा हुआ हो, ठीक है जी। और उन्होंने दलाई लामा जी ने और क्या कहा कि कोई भी रिकॉग्निशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है, अगर चाइनीज़ जो है पॉलिटिकल पर्पज़ के लिए री इनकारनेशन अवतार को सिलेक्ट करते हैं किसी भी सॉल बॉडी को। तो चाइना अपने पास दलाई लामा जी ने ये भी कह दिया है कि फ्री कंट्री होगी जो चाइना के कंट्रोल में नहीं होगी। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है जी। सो आपको यहाँ पे जो 14th दलाई लामा हैं हमारे करंट हैं, ठीक है जी। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। जो प्रेजेंट दलाई लामा है आपको नाम पता है इनका, ठीक है। सो यहाँ पे इनका नाम का जिक्र किया था मैंने। जो आपके पास 14th दलाई लामा है इनका नाम का जिक्र किया था मैंने, तो वो आप देख लीजिएगा, जिनका नाम था तेंजिन ग्यात्सो करके, ठीक है, तेंजिन ग्यात्सो करके ये इनका नाम था। और ये किसके मैनिफेस्टेशन है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, अवलोकितेश्वरा, अवलोकितेश्वरा,
देखिए ये जो नाम मैं ले रहा हूँ नॉर्मली ये क्या है, इनको ग्वैनिन भी कहते हैं चाइना में। ये क्या है, बोधिसत्वा। देखो बोधिसत्वा का मैंने नाम बता दिया। ये जो अवलोकितेश्वरा हैं, ठीक है, ये जो नॉर्मली हमें अवतार कह सकते हैं कि ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जिन्होंने एनलाइटमेंट प्राप्त कर लिया जीते जी, ठीक है जी, और वो एनलाइटमेंट दूसरों को भी उन्होंने दिया, ठीक है जी, कि ज्ञान प्राप्ति, अंतर ज्ञान प्राप्ति का उन्होंने वो नॉलेज कैसे प्राप्त करनी है वो ज्ञान दूसरों को भी दिया, ठीक है जी। यहाँ पे इनका अलग मीनिंग है। जो अवलोकितेश्वरा हैं ये है मैनिफेस्टेशन ऑफ कंपैशन, ये मैनिफेस्टेशन ऑफ कंपैशन। उसी तरह से एक उदाहरण और है आपके पास, दैट इज मंजूश्री। मंजूश्री जो है ये मैनिफेस्टेशन ऑफ ए ट्रू नेचर, ट्रू नेचर। इसी तरह से एक और है आपके पास जिनका नाम है वज्र पानी, ठीक है, ये मैनिफेस्टेशन ऑफ पावर के। तो इन उनमें से सबसे मोस्ट कॉमन जो है, जो कि बुद्धा में सबसे कॉमन है, वो है अवलोकितेश्वरा, ठीक है जी। यहाँ पे जो इमेज आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये इमेज है आपके पास मंजूश्री की, ठीक है जी। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जो आपको दिखा रहा हूँ ये है आपके पास अवलोकितेश्वरा, जो कि अवलोकितेश्वरा जो है आपके पास ये 4 आर्म्स में भी दिखेंगे, ये आपको 11 आर्म्स में भी दिखेंगे, ठीक है जी। सो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है आपके पास, ये कि जो दलाई लामा जो हैं वो किसके मैनिफेस्टेशंस हैं, वो हैं अवलोकितेश्वरा के, जिसे बोधिसत्वा ऑफ कंपैशन कहते हैं, ठीक है। अवलोकितेश्वरा क्या है, प्राइमरी नॉन फॉर हिज बाउंडलेस कंपैशन, करुणा के लिए जाना जाता है। अंदर से करुणा जागी और डेडिकेशन जागी कि हेल्पिंग ऑल बींग्स जो कि सफरिंग कर रहे हैं, दुख से, पीड़ा से, जो कि विलाप से तड़प रहे हैं, ठीक है। एज पर बुद्धिस्ट बिलीव, ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। एज पर बुद्धिस्ट के बिलीव्स के क्या है कि हम सब के अंदर एनलाइटमेंट हमारे अंदर ही है, परंतु हम सब जकड़े हुए हैं इग्नोरेंस से, अटैचमेंट से, बैड कर्म से। तो बुद्धिज़्म क्या बोलता है कि बुद्धिज़्म एक प्रोसेस है कि हमें वो जो हम जिससे जकड़े हुए हैं ना उसको खोलना है और अपनी एनलाइटमेंट को समझना है। दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो बोधिसत्वों का मतलब क्या है, अ बीइंग जो कि कमिटेड है बुद्धाहुड, एनलाइटमेंट अचीव करने के लिए, अपनी बेनिफिट के लिए नहीं, दूसरों के बेनिफिट के लिए, दूसरों को उनकी सफरिंग से दूर करने के लिए, ठीक है जी। किसी के दर्द को समझना ही वो कंपैशन है और वो अवलोकितेश्वरा बताता है। सो होप सो आपको ये न्यूज़ समझ आ गई होगी। तो हम भी वेट करेंगे 6 जुलाई का क्या डिसीज़न लिया जाता है। सो तब तक के लिए अलविदा, ठीक है जी। सो थैंक यू।